वेलकम। फिजिकल केमिस्ट्री का जो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसके पार्ट 2 में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकार है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो है आप लोगों को जो है ये क्लास अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनेंगे तो हमको लगता है कि जो है आपको याद करना रटना ये सब चीज़ से आप परेशान नहीं रहेंगे। बिल्कुल जो है आप एक कॉन्सेप्ट के साथ जो है शुरू कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताए थे कि जो सॉलिड चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसमें सॉलिड को हम लोग जो है याद कीजिए थोड़ा सा कि दो भागों में हम बांटते थे। एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे का नाम है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक का नाम है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे का नाम है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको बताए थे कि रवादार ठोस और बेरवादार ठोस भी हम लोग कहते हैं। सवाल यह है कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। तो वैसी परिस्थिति में हम आज आप लोगों को जो है डिस्कशन में ये बताएंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके कितने टाइप हैं और प्रत्येक टाइप के बारे में जो है एकदम बारीकी से स्टडी करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो हम आपको दिखा दें कि ये जो फ्लो चार्ट आपका बना हुआ है उसमें बताया गया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वही वास्तविक ठोस या रियल ठोस या ट्रू सॉलिड है। अब ये ट्रू सॉलिड को जो है फॉर द कन्वीनियंस टू द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू द 4 सब क्लासेस, 4 पार्ट्स। 4 भागों में हम लोग बांट करके इसको स्टडी करते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो आप देखिए 1 नंबर में जो है यहाँ पे आयोनिक ठोस है। 1 नंबर में क्या है? आयोनिक ठोस। इसको इंग्लिश में भी जो है आयोनिक सॉलिड के नाम से जानते हैं। 2 नंबर में है धात्विक ठोस, 3 नंबर में है सहसंयोजी ठोस और 4 नंबर में है आणविक ठोस। क्लियर? तो एक जो है जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रियल सॉलिड है, जो निश्चित तौर पे जो है इसी को जो है वास्तविक ठोस के रूप में जानते हैं। इसको जो है इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखेंगे तो उसके आधार पे जो इसके अवयवी कण है, जो पदार्थ है उसके जो अवयवी कण है जिससे वो मिल करके बना हुआ है। आपको बताए थे कि जो है जो कोई ना कोई पदार्थ जो है वो या तो अणु से मिल करके बनेगा, नहीं तो परमाणु से मिल करके बनेगा, नहीं तो आयन से मिल करके बनेगा या धात्विक आयन से मिल करके बनेगा। तो उसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको 4 भागों में स्टडी करके हम लोग जो है अलग अलग जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले आयोनिक ठोस, जिसको इंग्लिश में भी आयोनिक सॉलिड बोलते हैं। सेकेंड है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड का मतलब होता है धात्विक ठोस। तीसरा है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस को हम लोग जो है कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं। और 4 नंबर जो है उसको बोलते हैं आणविक ठोस या मोलिक्यूलर सॉलिड। आपको एक चीज यही बता दें कि जो सहसंयोजी ठोस है यानी कोवलेंट जो सॉलिड है उसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। नेटवर्क आप समझ गए होंगे, इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो बिल्कुल नेटवर्क जैसा दिखाई देगा। तो ये नेटवर्क सॉलिड के भी नाम से जाना जाता है। पिछले बार क्वेश्चन भी किया था, सहसंयोजी ठोस न पूछ करके जो है आपको नेटवर्क सॉलिड पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द नेटवर्क सॉलिड एंड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एग्जांपल्स। तो आप जो है यहाँ पे जानेंगे। अब जो है हम लोग जो है इसको एक एक करके जो है हम लोग स्टडी करेंगे। आप यहाँ देखिए सबसे पहले जो है क्रिस्टलीय ठोस को जो है हम लोग जो है 4 भागों में बांटते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। एक का नाम है आयोनिक सॉलिड। आप यहाँ देख रहे थे पीला कलर से जो लिखा गया है आयोनिक सॉलिड, या फिर इसको आयनिक ठोस बोलते हैं। तो नाम से ही जाहिर है कि आयोनिक, आप पढ़े होइएगा आयन्स क्या है? IONS। आयन्स का मतलब होता है चार्ज बियरिंग एटम्स आर कॉल्ड आयन। एक लाइन में आवेश युक्त परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। जैसे अगर आप NaCl को अगर तोड़ेंगे तो NaCl 2 भागों में टूटेगा, Na+ और Cl-। आप देख लीजिए यहाँ पे सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन, यानी ये NaCl का जो क्रिस्टल है वह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के मिलने से बना हुआ है। यानी इसके जो अवयवी कण है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह आयन है। तो स्पष्ट हो गया कि आयोनिक सॉलिड जो होते हैं उनके अवयवी कण या जिससे वो मिल करके बना होता है वह क्या होता है? आयन होता है। तो आप बोल सकते हैं कि आयोनिक सॉलिड्स आर दोज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज आयंस। क्लियर हो गया? मतलब कि आयोनिक ठोस
वैसे पदार्थ होते हैं, वैसे ठोस पदार्थ या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। और ध्यान रखिए, आयन जो होते हैं, अब इनके बीच में जो है आप देखिएगा प्लस और माइनस के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल काम करेगा। और वो भी आकर्षण बल कैसा, वैद्युत आकर्षण बल, उसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। यानी दो अपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और खास करके आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी उनके बीच में जो है प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो ये प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, लिंक होते हैं। तो क्लियर हो गया कि आयोनिक सॉलिड वे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स हैं, या वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। याद रखिएगा, ये आप ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि आयोनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। और दोनों के बीच में जो कार्यकारी बल होगा वह कौन सा बल होगा, यहां देखिए, आयोनिक बंध होगा या फिर वैद्युत आकर्षण बल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, वैद्युत आकर्षण बल। इंग्लिश में इसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, आयोनिक फोर्स बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जो है आप बता सकते हैं, आप 11 में पढ़े होइएगा तो आराम से बता सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, आप देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड को अगर आप तोड़ेंगे तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटेगा। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड को अगर आप तोड़ेंगे तो कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटेगा। जिंक सल्फेट को तोड़िएगा, Zn++ और SO4 डबल माइनस होगा। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक से जो है मिसप्रिंटिंग है, SO4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सोडियम प्लस माइनस देख रहे हैं ना, ये जितने भी क्रिस्टल है सब जो है प्लस माइनस में टूट रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, आयोनिक ठोस। आगे देखते हैं हम। अब इसके बाद जो है आप देखिए दूसरा, जो अब थोड़ा सा एक चीज और जो है आपको बता दें कि जो हमारा आयोनिक ठोस है, इस आयोनिक ठोस के जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी है। सबसे पहले कि ये ठोस अवस्था में तो होंगे ही, लेकिन ये जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। कब, जब ये गलित या घुलित अवस्था में नहीं होते हैं। ये देख लीजिए ध्यान से कि ये नॉन कंडक्टर होगा कब, जैसे आपसे कोई पूछे कि सूखा नमक क्या होता है, ऑप्शन में दे देगा कि कंडक्टर है, मतलब कि चालक है, नॉन कंडक्टर है, बोथ है, और नॉन ऑफ दीज है। तो क्या मानिएगा, तो सूखा नमक की जब भी चर्चा करेगा, भींगा ना होना चाहिए, ध्यान रखिए, तो सूखा नंबर विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, इसलिए कि इसके आयन फ्री नहीं होंगे। जब NaCl की अगर हम बात करेंगे तो NaCl दो ही रूपों में जो है आयनों में बंटता है, या तो गलित अवस्था में हो या घुलित अवस्था में। घुलित अवस्था का मतलब होता है कि आप उसको पानी में डाल दीजिए। जैसे देखिएगा, आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है कनेक्शन अगर आप लेते हैं, तो अगर जो है अर्थिंग का तार जो हम देते हैं तो कभी कभी जो है वहां पे डिस्टर्बेंस होता है, तो अर्थिंग के तार में क्या करते हैं, नमक का घोल डाल देते हैं। नमक का घोल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। जैसे ही पानी में नमक को अगर आप डालेंगे तो ये देखिएगा कि वो जो है Na+ और Cl- में टूट करके वो आयनिक बन जाएगा। और आयनिक चीजें जो होती है विद्युत के सुचालक होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि आयनिक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं कब, जब वो गलित या घुलित अवस्था में हो। ध्यान रखना है, एकदम ठोस अवस्था में जो है सूखा हो तब नहीं, इसलिए कि उस अवस्था में जो है उसके आयन फ्री नहीं होते हैं। जब ये मोल्टेन फॉर्म में हो या फिर सोलुबल फॉर्म में हो तभी ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्लियर एकदम ध्यान में रखिएगा। तो NaCl इज गुड कंडक्टर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ मोल्टेन और इन डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है ना, क्लियर समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है या तो ये गलित अवस्था में या घुलित अवस्था में होगा तो विद्युत का सुचालक होगा। पूछेगा आपसे कि आयनिक ठोस विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, तो एक लाइन में आंसर बताना है, ड्यू टू फ्री आयन। इलेक्ट्रॉन नहीं कहना है, फ्री आयन। यहाँ देखिए, जब भी इसको गलित या घुलित अवस्था में रखेंगे तो इसके आयन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, प्लस माइनस। तो ये विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। दूसरी बात यह है कि कभी कभी आपसे पूछ देगा कि जो आयनिक ठोस होते हैं ये विद्युत के सुचालक तो होते हैं, लेकिन इनके क्रिस्टल का जो है गलनांक जो है या क्वथनांक, ये दोनों क्या होता है, हाई होता है। तो आप देख रहे थे कि इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो कि काफी मजबूत है। तो इसके जालक को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, और जब ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा तो निश्चित है कि इसमें अधिक से अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा। अधिक से अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा यानी इसका गलनांक जो है क्या होगा, अधिक होगा। इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी। उसके बाद जो है इसको आप अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी जो है आयोनिक ठोस होते हैं
सभी जो है क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि आयोनिक ठोस जो है गलित या घुलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा ये कि ये जल में घुलनशील होंगे। जितने भी आयनिक, आप जल का नेचर आप देखिए, H2O को अगर आप तोड़ेंगे तो H आयन और OH आयन में टूटता है। ये एक तरह से जो है पोलर जो है कोवलेंट बॉन्ड वाला जो है कंपाउंड है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का जब हम संयोग कराते हैं, शेयरिंग कराते हैं, तो इस पर जो है पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के चलते क्या होता है कि इसकी आयोनिक प्रकृति होती है। पूरी तरह से तो आयन नहीं है, लेकिन आयोनिक प्रकृति होती है। और जैसे ही जो है ये किसी आयनिक कंपाउंड को इसमें घोला जाता है तो ये जो है उसमें आयन में टूट जाता है। तो जितने भी आयोनिक सॉलिड होते हैं सभी सोलुबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होते हैं। और ऐसे भी आप H2O को जानते हैं कि H2O क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। एक जो है सर्वव्यापी, उसको कहिए सर्वमान्य कहिए, ये क्या होता है, विलायक का काम करता है। क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि सहसंयोजी ठोस। एक चीज आपको यहीं पे बता दें, सहसंयोजी ठोस को हम लोग जो है एक और नाम से एकदम नोट कर लीजिएगा, नेटवर्क सॉलिड के नाम से जानते हैं। नेटवर्क सॉलिड, ये चीज याद रखिए कि इसको नेटवर्क सॉलिड के भी नाम से जानते हैं। सहसंयोजी नाम से ही स्पष्ट है कि इसके जो अवयवी कण होंगे वो आपस में जो है सहसंयोजी बंध द्वारा यानी शेयरिंग के द्वारा जो है बना होगा, साझेदारी के द्वारा बना होगा। तो देखिए इसको हम बोलेंगे कि सहसंयोजी ठोस क्या है, तो वैसे वे सभी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होंगे। परमाणुओं के बीच में जो है सहसंयोजी बंध कब होगा, जब दोनों नॉन मेटल होंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, तो उनके बीच में जो है केवल साझेदारी होगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, अब देखिए आयनिक बॉन्ड में क्या होता था इसके पहले कि एक जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला होता था, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता था, तो उनके बीच में जो है इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता था, तो वहां आयन बनता था। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होने वाला है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। दोनों ऑक्टेट से कम है, ऑक्टेट से कम है यानी अष्टक से कम है। तो जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो है साझेदारी होती है, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 है तो 2 लेगा, तो 2 लेगा तो जो है उसका अष्टक पूरा हो जाएगा और फिर वो दूसरे को 2 दे देगा। तो इस तरह से जो है साझेदारी होता है। तो यहाँ पे जो है ना जो सहसंयोजी बंध होता है वो साझेदारी वाला बॉन्ड होता है। इसका मतलब यह है कि सहसंयोजी या नेटवर्क सॉलिड वे होते हैं जो जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं और एक दूसरे से जो है सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, शेयरिंग बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। और यहाँ पे लिख दिया गया है कि इसको नेटवर्क सॉलिड के भी नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर याद रखेंगे तो हीरा और ग्रेफाइट बड़ा पूछता है कि डायमंड उसको बोलते हैं, डायमंड, हीरा और ग्रेफाइट जो है ये सहसंयोजी ठोस के एग्जाम्पल है। आप लोग जो है पूर्व के भी क्लास में जो है किसी न किसी रूप में पढ़े होइएगा। और ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि हीरा को जो है हम लोग जो है किस रूप में जो है प्रसिद्धि के रूप में जानते हैं। तो एक चीज जान लीजिए कि हीरा जो होता है वह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स। कभी कभी ये भी पूछ दिया है कि डायमंड के बाद जो है दूसरा सबसे कड़ा पदार्थ कौन होता है, कठोर पदार्थ कौन होता है, तो कार्बोरंडम याद रखिएगा। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि कार्बोरंडम जो होता है ये सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट नॉन मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स, जिसको सिलिकॉन कार्बाइड भी बोलते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला याद रखिए, SiC का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और सिलिकॉन के साथ कार्बन मिल जाएगा तो सिलिकॉन कार्बाइड होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट, उसके बाद क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज को जैसे बालू, बालू का क्या सूत्र होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। यहाँ पे देखिए SiO2, कार्बोरंडम जो कि सेकंड हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है जिसको सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। ये जो है नेटवर्क सॉलिड का क्या है, एग्जाम्पल है। अब नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल में के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान ले कि कैसे ये साझेदारी किया है। जैसे अगर इसकी बात करें हम लोग जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेफाइट की संरचना लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायमंड की संरचना लिखा हुआ है। तो डायमंड की संरचना में क्या होता है कि इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय संरचना है इसका, जिसमें एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। 4 अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा घिरा होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा घिरा होगा। इसको ऐसे बनाइए, कार्बन, ये कार्बन, फिर एक यहाँ कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन होगा और एक यहाँ कार्बन होगा। ठीक है, ये देखिए ये चतुष्फलकीय संरचना है। ऐसे आप जो है बना सकते हैं। माने एक सेंट्रल जो कार्बन होता है
उस सेंट्रल कार्बन, कार्बन की जो है वैलेंसी कितनी होती है 4, यानी कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा क्या है, बंधित है। 4 अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा जब इलेक्ट्रॉन ये बंधित होगा, साझेदारी कर लेगा, तो कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र या फ्री नहीं होगा। तो स्पष्ट हो गया। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो आप स्ट्रक्चर डायमंड का देख रहे हैं सब चतुष्फलकीय संरचना है, और चतुष्फलकीय संरचना में कार्बन के टोटल जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस सभी के सभी क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, शेयरिंग में भाग ले लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि कार्बन जो है विद्युत का क्या होता है, तो आप देख लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत का कुचालक होगा। कार्बन कह रहे हैं हीरा, हीरा क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। दूसरा कि हीरा के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है। इसके पीछे क्या कारण है कि जो इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या चतुष्फलकीय जो संरचना होती है वो एक दूसरे में इतनी इंटरलॉक्ड होती है, इतनी पैक्ट होती है कि उनके बीच में जो है काफी मजबूती से जो है टाइटली बॉन्डेड ये दोनों होते हैं, और उसके बीच में गैप एकदम बिल्कुल नगण्य होता है, जिसके कारण जो है ये क्या होता है, हार्डेस्ट नॉन मटेरियल होता है। हालांकि है सहसंयोजी बंध, आप देख रहे थे कि सहसंयोजी बंध जो है आयनिक बंध से कमजोर है, फिर भी इनके जो है पैकिंग, इनके नेटवर्किंग और इनके इंटरलॉक्ड स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं कि ये दुनिया के सबसे हार्डेस्ट नॉन मटेरियल बन जाते हैं। ये भी पूछ सकता है कि डायमंड इज नॉन कंडक्टर वाई, तो बताइएगा कि इन द क्रिस्टल ऑफ डायमंड the tetrahedral crystal of the diamond has the 1 carbon atoms is bonded into the 4 another carbon atoms, and there are no any electrons will be free, there are no any electron is free, so it is the bad conductor of electricity or it is the insulator। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं होता है इसके क्रिस्टल में, जिसके कारण क्या होगा, ये विद्युत का कुचालक होगा। उसी तरह से दूसरे तरफ जाइए, अगर डायमंड की के बाद जो है अगर हम जो है यहाँ पे ग्रेफाइट की चर्चा करें, तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय नहीं होती है, ये जो है हेक्सागोनल संरचना होती है। यहाँ पे देखिए हेक्सागोनल संरचना पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक जो है हम संरचना हेक्सागोनल की बात करें, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, 6 जगहों पे कार्बन होगा, 6 जगहों पे कार्बन होगा, फिर यहाँ से भी ये जुड़ा होता है। तो इस तरह से जो ये जुड़ा होगा यहाँ पे, तो इस कार्बन की चर्चा कीजिए, एक किसी कार्बन की चर्चा कीजिए, जैसे इस कार्बन की चर्चा कर रहे हैं तो 1 2 3 डायरेक्टली 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। जब 3 कार्बन परमाणुओं से जब डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक कोई भी देखिए यहाँ पे कोई भी है तो इधर से एक लाइन निकला है, एक इधर से लाइन निकला है, एक इधर से लाइन, तो एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। कार्बन की आप जानते हैं कि संयोजकता 4 होती है, जिसमें से 3 ही साझेदारी में भाग लेता है। एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से इसके क्रिस्टल पे क्या है, फ्री है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहने के कारण क्या होता है कि ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक न होकर के सुचालक हो जाता है। तो आप कह दीजिए कि ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट्स हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, 1 carbon atom is bonded with the 3 another carbon atoms, 1 electrons get free, that free electrons conduct the electricity। यानी एक जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वही उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये जो है। फिर उसके बाद आगे देखिए, अब डायमंड और हीरा की संरचना के बारे में हम आपको बता दिए, अभी चर्चा भी कर चुके थे कि इसके अवयवी कण क्या है, कार्बन है। हीरा और ग्रेफाइट देखिए दोनों में ध्यान रखिए, इसके जो है अवयवी कण क्या होंगे, कार्बन होंगे। बंध की प्रकृति क्या होगा, सहसंयोजी बंध होगा। क्रिस्टल की संरचना क्या होगी, डायमंड का चतुष्फलकीय, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, टेट्राहेड्रल होगा। उसके बाद विद्युतीय गुण क्या होगा, कुचालक होगा। कुचालक का मतलब होता है इससे विद्युत का चालन नहीं होगा। अपवर्तनांक इसका कितना होता है, 2.42। एक चीज और बता दें आपको कि डायमंड का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42, और इतना ज्यादा अपवर्तनांक होने के कारण क्या होता है, एक बार उसमें प्रकाश की किरण अगर आ जाती है तो उसके क्रिटिकल एंगल का मान जो होता है वह 90 डिग्री से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है। तो जब भी डायमंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपको लाइट प्रवेश कर गया तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता है, बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए कि उसका अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण जो है प्रकाश की किरणों का उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण क्या होगा कि उसमें अंदर ही अंदर प्रकाश जो है हमेशा जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता रहता है, जिसके कारण वो हमेशा चमकते रहता है, और वो उसकी खूबसूरती का कारण है। और यही कारण है कि ये कठोरता के कारण और इसकी खूबसूरती के कारण जो है, चमकने के कारण जो है, इसको डेकोरेशन में भी बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। हार्डेस्ट नॉन मटेरियल होने के कारण देखिएगा कि कांच को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है पहाड़ों पर जब जाइएगा तो पहाड़ों पर जो है आपको अगर ड्रिल करना हो
यानी उसमें से पानी निकालना हो तो ये डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है, न कि लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। लोहा तो जो है वो जो है उसका जो है अंदर ड्रिल नहीं कर पाएगा। हार्डेस्ट नॉन मटेरियल कौन है? डायमंड है। तो वहां पे जो है उस तरह से, और उसके बाद जो है आप देखिए इतना ना अंतर्गठित स्ट्रक्चर है इसका कि इसके बीच में जगह बहुत कम है, तो इसका घनत्व कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। क्लियर, समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए हीरा के क्रिस्टल में जो है, यहाँ पे देखिए हीरा के क्रिस्टल की संरचना चतुष्फलकीय होती है। इसमें एक कार्बन जो है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधित होता है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, जिसके कारण क्या होगा? कुचालक होगा। एक चीज क्वेश्चन हो सकता है आपका। दूसरा कि हीरा का घनत्व उच्च क्यों होता है? तो हीरा जो है आपको देखिए दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है, और सभी संरचना एक दूसरे से क्या होती है? इंटरलॉक होती है। क्या होती है? इंटरलॉक। इंटरलॉक का मतलब अंतर्गठित होकर के एकदम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और काफी मजबूत बंध द्वारा जो है, सहसंयोजी बंध द्वारा बंधित होती है, जिसके कारण जो है ये क्या होता है? उच्च घनत्व वाला होता है। आप समझ गए होंगे। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हीरा चमकता है, अभी आपको बताए थे हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है इसके क्रांतिक कोण का मान जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हीरा के अंदर जब प्रकाश की किरण जाएगी तो उसमें वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहता है, जिसके कारण वो हमेशा चमकते रहता है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब चलते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की संरचना आप देख लीजिए, हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल का मतलब होता है षष्ठ फलकीय होता है। 6 गो फलक होगा। एक कार्बन परमाणु जो है 3 अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा जो है बंधित रहता है। एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री रहता है, जिसके कारण ये विद्युत का क्या करेगा? चालन करेगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए ग्रेफाइट की संरचना जो है हम आपको बता दिए कि ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। मुलायम होता है इसलिए कि षष्ठफलकीय संरचना जो होती है इसकी, आपको बता दिए थे कि षष्ठफलकीय जो संरचना इसकी होती है, ये षष्ठफलकीय संरचना देखिए इस तरह का, ये षष्ठफलकीय संरचना। फिर उसके नीचे भी जो है ये क्रिस्टल की उस तरह की संरचना होती है। तो ये आपको ये लेयर और ये लेयर एक दूसरे से जो है यहाँ पे आप देखिएगा वीक वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा होता है। वांडरवाल के कमजोर बल द्वारा जुड़ा होता है, जिसके कारण वो कमजोर बल के कारण क्या होता है? ये मुलायम होता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो आपका जो है आएगा। अब जो है हम लोग 2 पढ़ लिए। एक पहला का नाम क्या था? आयोनिक ठोस। दूसरे का नाम क्या था? सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। एग्जाम्पल भी आप देख लिए थे। और तीसरा जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि धात्विक ठोस। यहाँ पे जो 3 नंबर है, यहाँ पे देखिए 3 नंबर में जो है हमारा धात्विक ठोस आएगा। और ये धात्विक ठोस जो होता है, क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसके जो अवयवी कण होंगे वह धातु के आयन होंगे। मेटल आप देख रहे थे ना, मेटल का फुल फॉर्म क्या होता है? मैलिएबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये हम आपको चर्चा में बता दिए थे। धातु जैसे लोहा, आपके घर में भी लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब क्या है? धातु है। तो धातु जो होता है धात्विक ठोस, उसके जो है अवयवी कण क्या होंगे? धात्विक आयन होंगे। क्या होंगे? धात्विक आयन। बता दें कि इसका जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण के आधार पर किए हैं। तो धात्विक ठोस वैसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? धात्विक आयन होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के सागर द्वारा घिरे होते हैं। जैसे अगर एक हम आपको बता दें कि एल्युमिनियम की अगर हम चर्चा करें, किसकी चर्चा करें? एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम जो है का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। तो 13 है, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिएगा तो 2 8 3। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग देगा तो इस पर कितना प्लस आ जाएगा? 3 प्लस। और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके क्रिस्टल में अगर आप देखेंगे तो 3 प्लस। ऐसे करके यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है हो जाएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम 3 प्लस हो जाएगा। ऐसे कर करके जो है ये संरचना बनाएगा। और ये जो संरचना बनाता है उसमें देखिएगा कि ये जो धात्विक आयन है, ये इलेक्ट्रॉन बीच में क्या है? उसके बीच में 2 धात्विक आयन के बीच में क्या है? प्लस है, माइनस है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के महासागर द्वारा क्या होते हैं? घिरे होते हैं। और परस्पर इनके बीच में जो बॉन्ड जो होगा उस बॉन्ड का नाम है मेटालिक बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? एक तरह से जो है वो भी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला नेचर है, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में जो है 2 प्लस के बीच में जो है एक माइनस जो है इलेक्ट्रॉन का एक सागर है जो उसको बांध करके रखा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक बंध बोलते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक तरह से जो है प्रबल विद्युत आकर्षण बल ही है। तो इस तरह से हम आप कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि धात्विक ठोस क्या है, तो बताइएगा कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके जो है अवयवी कण धातु के आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के महासागर द्वारा घिरे होते हैं और परस्पर एक दूसरे से धात्विक बंध द्वारा बंधे होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस बोलते हैं। अब धात्विक ठोस जो होता है इसमें देखिए बंध की प्रकृति क्या होगा?
धात्विक आयन होगा, ठीक है ना, धात्विक बंध होगा। और धात्विक बंध के अब क्या क्या इसके लक्षण है, देखिए ध्यान से। धात्विक ठोस के क्या कहते, अब मेटल को आप देखिए ना, धातु को देख लीजिए, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो पहले की ठोस अवस्था में होगा, दूसरा का आघात वर्धनीय होगा। ये पढ़ चुके हैं आप लोग, जो है 10th क्लास में भी आपको बताया गया होगा, 7th 8th में भी बताया जाता है। आघात वर्धनीय होगा। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, पीटिएगा तो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके गलनांक क्या होंगे, काफी हाई होंगे। गलनांक हाई का मतलब क्या होता है कि मेटल के बीच में जो है, जो मेटालिक बॉन्ड है वो काफी मजबूत बॉन्ड है, तो इसके क्रिस्टल को तोड़ने में आपको क्या होगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, इसीलिए इसका गलनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे लोहा देखिए कितना 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाइएगा तो पिघलेगा। उसी तरह से टंगस्टन 4000 डिग्री सेल्सियस के करीब में जो है उसका जो है गलनांक होता है। तब ना जो है फिलामेंट के तार के रूप में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, रात दिन जलते रहता है और फिर जो है गलता नहीं है। और इसका घनत्व भी क्या होगा, ऊंच होगा। तब ना जो है हम लोग मेटल का जो है बहुत सारा जो है आइटम्स बनाते हैं, काफी जो है धारदार हथियार, ये सब चीज उसी का बनता है। घनत्व क्या होता है, ऊंचा होता है। और फिर जो है इसके ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे कि सुचालक, सुचालक होंगे। इसलिए कि इसके क्रिस्टल में अगर आप देखेंगे, जैसे एल्युमिनियम की हम चर्चा किए थे कि एल्युमिनियम अगर है तो एल्युमिनियम पर 3 प्लस है, बीच में इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम पर 3 प्लस है और बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको अगर आगे करके ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे करके इसके क्रिस्टल जो है बनेंगे। और देखिए यहाँ पे, तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों, तो बताइएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके क्रिस्टल में आप देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से जोड़िएगा तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके क्रिस्टल के अंदर खूब तेजी से जो है स्वतंत्र रूप में गति करने लगते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। आगे चलिए, आगे देखिए, मेटल का फुल फॉर्म जो है आपको बता दे तो एक मेटल का भौतिक गुण भी आप बता सकते हैं कि मैलिएबिलिटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी, एलॉय फॉर्मेशन। याद रखिएगा तो ये सब चीज अपने आप हो जाएगा। आघात वर्धनीयता का मतलब आपको बता दिए थे कि जब आप इसको जो है हमर से पीटिएगा तो चादर के रूप में बदल जाएगा। ये विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। विद्युतीय चालकता इसकी होती है। तो विद्युतीय चालकता का मतलब क्या होता है कि जैसे ही जो है इसको किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जो है जोड़िएगा तो ये विद्युत का चालन करेगा। किसके कारण करेगा भाई, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण करेगा। एक लाइन में ऑब्जेक्टिव। और ये देखिए उष्मीय चालकता, यानी देखिएगा आप जो है कड़ाही में जो है छोलनी या चम्मच रखते हैं तो उसका एक सिरा जो है कहाँ होता है, हीट के संपर्क में, दूसरा तो बाहर होता है, लेकिन फिर भी छूने जाइएगा कुछ देर के बाद तो वहाँ हीट पहुँच जाता है। यानी इसका मतलब है कि वो विद्युत का क्या है, उष्मा का क्या है, चालन करता है। इसके बाद एलॉय फॉर्मेशन। अब देखिए ब्रास की बात कीजिए, ब्रास माने पीतल। ब्रास अगर आपसे कोई पूछे तो किसका किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का। ब्रास का मतलब होता है पीतल, तांबा और जस्ता का क्या है, मिश्र धातु है। तो धातुएं जो होती है वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों के धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलेंगे। यहाँ पे वहां पे 2 या 2 से अधिक जो है धातुओं का समांगी मिश्रण होता है और वो काफी यूजफुल हो जाता है। अब देखिए पीतल, उसी तरह से जो है कांसा ब्रोंज उसको बोलते हैं। कॉपर और टीन का है, कॉपर और टीन का जो है, कॉपर और टीन का जो है ब्रॉन्ज हो जाएगा। उसी तरह से एसएनपीबी, एसएन का मतलब क्या होता है, एसएन का मतलब क्या होता है बताइए, एसएन का मतलब टीन, पीबी का मतलब क्या होता है, लेड। तो इससे सोल्डर बनता है। आप देखिएगा वेल्डिंग करने वाला जो है इतना लंबा जो है एक तार का इस्तेमाल करता है और उसी पे स्पार्क करा करके और धातुओं को जोड़ता है। कहीं टूट जाता है या फिर जो है जंगला खिड़की जो बनाना होता है डिफरेंट शेप का, तो उस किसका प्रयोग करता है, सोल्डर का प्रयोग करता है, वो एसएनपीबी का है। तो इस तरह से जो है धातुओं में मिश्र धातु बनाने की क्षमता होती है। धातुओं को काटिएगा तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। देखिएगा कितना ही जो है जंग लगा हुआ जो है लोहा अगर है, अगर उसको काटिएगा तो उसका जो है फ्री एंड जो है एकदम बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर जो है धातुओं में जो है एक विशेष प्रकार की आवाज होती है, कब, जब आप उसको किसी हार्ड चीजों से पीटते हैं तो उसको सोनरस बोलते हैं। क्या होता है, सोनरस का मतलब होता है उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। और धातुएं जितनी भी होती है कभी किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। और एक धातु ऐसा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है जिसका नाम है Hg या मरकरी। ठीक है, आगे देखिए। फिर उसके बाद जो है अब हमको पढ़ना है आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब क्लियर हो गया कि इसके अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे। और अणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, वान डेर वाल का कमजोर आकर्षण बल होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के जो है, अगर आप देखिएगा क्रिस्टल की बात कीजिए, अमोनिया के क्रिस्टल की बात कीजिए, अगर पानी अगर है, पानी जो है ठोस अवस्था में आ जाता है
तो फिर जो है वो तो देखने में तो गैस लगता है, लेकिन आप कभी कभी कहिएगा कि ठोस अवस्था में कैसे है H2O, तो आप कहिएगा कि द्रव है, लेकिन वही H2O का जो है स्टेट बदल जाता है। जब उसको हम फ्रीज करते हैं तो H2O बर्फ में बदल जाता है, तो बर्फ में बदल जाता है तो वाटर के बहुत सारे मोलिक्यूल्स एक दूसरे से जो है वीक वांडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण बंधित रहेंगे। तो बंधित रहेंगे तो वहां पे जो है क्या होगा, आणविक ठोस का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो इस तरह से H2O, CO2, NH3 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आणविक ठोस के क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये एकदम सिंपल तरीका से बताइएगा कि मोलिकुलर सॉलिड्स आर दोज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज मोलिक्यूल्स एंड दे आर बॉन्डेड विद द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक वांडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यानी एक पूछ सकता है आणविक ठोस में किस तरह के बंध होते हैं, हालांकि और बताएंगे, इसमें लंदन फोर्स भी होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे बताइए वांडर वाल के कमजोर आकर्षण बल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको जो है अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटते हैं। एक का नाम है अध्रुवीय, दूसरे का नाम है ध्रुवीय और तीसरे का नाम है हाइड्रोजन बंध युक्त। क्लियर समझिए, 3 प्रकार में होता है। एक को बोलते हैं नॉन पोलर, दूसरे का नाम है पोलर और तीसरे का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है ना। तो अध्रुवीय का मतलब क्या हुआ, पहले ये देखिए ध्यान से। आणविक ठोस में यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड आ गया, तो अध्रुवीय जो आणविक ठोस होगा ये अध्रुवीय समझ गए होंगे। जैसे H2 को अगर आप तोड़ेंगे तो केवल शेयरिंग है, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु आपस में शेयर किया है, इसमें कहीं से प्लस माइनस बनने का गुंजाइश नहीं है। O2 की बात अगर करें तो O2 में जो है क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। क्या है, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा इस तरह से देखिए, बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होता है। ये सभी क्या है कि अध्रुवीय जो है यौगिक होते हैं और ये सामान्य रूप से जो है गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और इनके बीच कार्यकारी बल जो होता है लंदन बल या डिस्पर्सन फोर्स होता है। एकदम क्लियर कट याद रखिए कि जो हमारा नॉन पोलर जो मोलिकुलर सॉलिड है उसके बीच में जो है, ये ऑब्जेक्टिव बड़ा पूछता है कि कौन सा बंध पाया जाता है, तो लंदन बल या डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है। और ये कमजोर बल है जिसके कारण जो है ये कैसा होगा, मुलायम होगा। विद्युत के क्या होगा, कुचालक होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि विद्युत का कुचालक क्यों होगा, तो बताइएगा कि ये आयन में बढ़ता ही नहीं है, इसमें फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, ये केवल साझेदारी से बना हुआ है, जिसके कारण ये विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। और कमजोर बॉन्ड है, वीक फोर्स है, तो इसके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, निम्न होंगे। यानी निम्न का मतलब क्या होगा, कम होगा। आगे चलिए, यहाँ पे अब चलिए ध्रुवीय बल आयनिक ठोस की बात करें। ध्रुवीय का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस हल्का बनता हो, आयनिक नहीं है, ये ध्रुवीय है। ध्रुवीय का मतलब होता है जिसमें आंशिक प्लस और माइनस हो। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब हम साझेदारी कराते हैं तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो साझेदारी तो दोनों के बीच में होती है 1-1 इलेक्ट्रॉन की। यहां ध्यान दीजिएगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। बट होता क्या है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को ये थोड़ा सा अपने ओर पुश कर लेता है। ये रहना चाहिए बीच में, लेकिन बीच में ना होकर के ये पुश करके इस साइड में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इस पे निगेटिव चार्ज हो जाता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये इसको हम लोग पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव बोलते हैं, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव। 100% तो ये आयन में बटा नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होता है कि क्लोरीन की तरफ होने के कारण क्लोरीन पे आंशिक रूप से माइनस हो जाता है। तो ये ध्रुवीय बॉन्ड के एग्जाम्पल है। और ये ध्रुवीय बॉन्ड जो होता है ये भी जो है एक प्रकार के जो है ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। तो इसमें अवयवी कण क्या होगा बताइए, ध्रुवीय आयन होगा। क्या होगा, ध्रुवीय आयन होगा, जो परस्पर किस बल द्वारा बंधे होंगे। यहाँ पे जो कार्यकारी बल होगा उसका नाम है वही दुर्बल वैद्युत आकर्षण बल, या फिर इसको वांडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलिए। यहाँ पे जो है ना, अगर आपसे पूछे कि ध्रुवीय आणविक ठोस के बीच में जो है उसके अवयवी कणों के बीच में कौन सा कार्यकारी बल होगा, तो बताइएगा वांडर वाल के कमजोर बल। एक प्रकार का क्या है, दुर्बल आकर्षण बल है। उसके बाद जो है इसमें एक Cl के एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा। वाटर भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इसी में आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब साझेदारी होगी तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मक क्षमता कार्बन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा। कार्बन पे पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये होगा। अब अध्रुवीय आणविक ठोस के कौन कौन से लक्षण है देख लीजिए ध्यान से। सामान्य रूप से ये गैस या द्रव अवस्था में होंगे। H2O को याद कीजिए, H2O द्रव अवस्था में है। कार्बन डाइऑक्साइड को याद कीजिए, गैस अवस्था में है।
फिर उसी तरह से जो है इसमें के बीच में कार्यकारी बल क्या होगा, वांडर वाल का कमजोर आकर्षण बल होगा। तो कैसा होगा, मुलायम होगा। मुलायम क्यों होगा, इसलिए कि कमजोर बल है। इसके बाद जो है विद्युत का पूर्णतः कुचालक या पूर्णतः सुचालक नहीं होगा, क्योंकि इसमें आंशिक आयन बना है, तो इसीलिए आंशिक रूप से क्या होंगे, चालक होंगे। और द्वलनांक और क्वथनांक सामान्य रूप से क्या होंगे, कम होंगे। क्यों कम होंगे भाई, तो इसके जो है बल जो होते हैं वो कमजोर बल होते हैं। आगे देखिए, इसके बाद जो है अब तीसरा का जो है हाइड्रोजन, आप 11 में पढ़े होइएगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, तो बताया गया होगा आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है कि हाइड्रोजन परमाणु और प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच में बना बंध क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। अब देखिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ही है। एक का नाम है फ्लोरीन, दूसरे का नाम है ऑक्सीजन और तीसरे का नाम क्या है, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनेगा हाइड्रोजन परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु के बीच में, नहीं तो ऑक्सीजन परमाणु के बीच में, नहीं तो फ्लोरीन परमाणु के बीच में। इसीलिए 3 एग्जाम्पल आपको यहां दिखाया गया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O और NH3। ठीक है। और ये जो है HF के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बनाना है, तो ये देखिए फ्लोरीन पर जो है पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इसके बीच में फिर यहाँ डॉट डॉट करके ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डिनोट कर दिए। अब यहाँ पे जो है क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल निगेटिव हो जाएगा। तो देख रहे थे यहाँ पे ये इसके बीच में जो बॉन्ड बना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, इसीलिए इसका नाम क्या है नाम, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये ऐसे 2 प्रकार का होता है। एक जब अलग अलग अणुओं के बीच में, देखिए यहाँ पे एक अलग अणु है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, एक अलग अणु है यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो उसके बीच में जब बॉन्ड बना तो उसको बोलते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। एक क्या होता है कि एक ही मोलेक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में बन जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि आपको देखेंगे आगे ये जो है मिल जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो है आणविक ठोस के कौन कौन से जो है एग्जाम्पल लक्षण है, तो एक तो वाष्पशील होगा, जैसे पानी देखिए, पानी बहुत दिन तक रख दीजिएगा तो धीरे धीरे उड़ करके क्या होता है, कम हो जाता है। विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे, विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। फिर उसके बाद द्वलनांक और क्वथनांक सामान्य रूप से क्या होगा, और लोगों से जो है थोड़ा सा अधिक होगा, इसलिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत बॉन्ड होता है हल्का, तो इसीलिए जो है मजबूती के साथ पकड़े रहेगा, तो इसका जो है द्वलनांक और क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। फिर उसके बाद जो है ये जो है क्वेश्चन बड़ा पूछता है, देखिएगा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, H2O कमरे के ताप पर द्रव और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कमरे के ताप पर क्या होता है, कैसी अवस्था में पाया जाता है। तो बताइएगा कि H2O में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, तो ऑक्सीजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है और सल्फर क्या है, उससे कम है। तो हम बताए थे 3 ही के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा नहीं। तो इसमें क्या है, H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एक मजबूत बॉन्ड है, जो कि कमरे के ताप पर उसको कंडेंस करके क्या कर देगा, द्रव अवस्था में लागे। जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो उसमें क्या करेगा, वो जो है उसको द्रव अवस्था में न लाएगा, वो गैसीय अवस्था में ही रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको बता दें हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 प्रकार है। ये तो पहले से भी हम लोग आप लोग को चर्चा किए थे, अभी चर्चा करके बता भी दिए हैं अभी कि हाइड्रोजन और प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच में बना बंध हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 प्रकार का होगा, एक अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद देखिए अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है कि जब अलग अलग परमाणुओं के बीच में, अलग अलग अणुओं के बीच में जो है हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में जब बॉन्ड बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अंतर आणविक बोलेंगे। जैसे H2O का एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको अभी हाइड्रोजन फ्लोराइड का बता दिए थे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एक रहेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक रहेगा, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे। उसके बाद अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक ही अणु के अंदर बनेगा। अंतः का मतलब क्या होता है, एक ही अणु के अंदर। एक जो है एग्जाम्पल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। इसमें आपको स्ट्रक्चर के तौर पे हम आपको बता दें कि ये बेंजीन का रिंग है, इस पे OH है, O और H है। NO2 में देखिए आप ध्यान से, NO2 में क्या है, यहाँ पे देखिए NO2 का स्ट्रक्चर है, तो ये ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसके बीच में बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन और प्रबल विद्युत ऋणात्मक के बीच में यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक ही अणु के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना है बॉन्ड, इसीलिए इसका नाम क्या है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए होंगे, देख लीजिए। उसके बाद जो है अब जो है आगे हम जो है आज का जो टॉपिक है
ये इतना ही, चूंकि बहुत लंबा अगर हो जाएगा तो आपको भी वाऊ हो जाएगा। तो आज केवल इतना जानिए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, और सभी प्रकार को जो है अलग अलग से स्टडी करिए, और उसमें जो बारीकी से जो जो चीजें दी गई है उसको जो है आप स्टडी करेंगे तो उससे ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपका बनेगा, छोटा छोटा 2 नंबर का भी सवाल बनेगा, और जो है लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा। मैं आशा करता हूं कि जो है अगर आप ठीक से सुने होंगे तो समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। थैंक यू।